आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपने समय निकाला। मैं सचिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। जननायक कॉन्क्लेव हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है जिसमें जो भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, उनको आज हमने आमंत्रित किया है। और जननायक होने के नाते बहुत सी जिम्मेदारियां आप लोगों पर होती हैं। जनता के बीच आप नायक होते हैं, आपसे बहुत सारी आस जनता को रहती है। उन्हीं सारी चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं, वो वीडियो हम हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को जननायक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में और अच्छे तरीके से पता चल पाए। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आपके सफर से। तो प्रेम सिंह जी, जानना चाहेंगे कि राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? कोई विशेष आपको लेकर आने वाले थे राजनीति के क्षेत्र में? किसी को श्रेय देते हैं इस चीज का? तो अपने राजनीतिक सफर के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे दूसरा निवेदन करूंगा। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं दूसरी बात करूंगा। आपने कॉन्क्लेव रखा जननायक, तो कविता जी ने मुझे फोन पर सूचना दी कि जननायक कॉन्क्लेव है, इसमें आपको रहना है। मैंने कहा मैं जननायक हूं नहीं। मैंने भी समझा कि जननायक तो कोई एमएलए होता होगा, सांसद होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए, वही जननायक होते हैं जी। उन्होंने कहा नहीं आपको आना है। फिर मैंने उस पर विचार किया जी। तब मुझे लगा कि यार जननायक का मतलब तो जो जनता के बीच रह करके जी जनता के काम करे जी, और जनता उनके साथ रहे और जनता के साथ जो आदमी रहे वो जननायक होता है। तो बाद में मेरे समझ में आया कि नहीं, नो डाउट जननायक तो मैं हूँ। आप इस विचार और को मैं जनता के बीच रहता हूँ जी। जनता मुझे पसंद करती है, मैं जनता को पसंद करता हूँ जी। क्योंकि मैं लंबे टाइम से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, तो जनता के बीच में जाना होता है जी। जनता के छोटे मोटे हम जो हमारे करवा सकते हैं वो काम भी करवाते हैं। उसके साथ साथ साल में 2-3 कार्यक्रम हमारे मैं इंडिविजुअल ऐसे करता हूँ जिसमें जनता मेरे कार्यक्रमों में आती है, हजारों की संख्या में आती है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जननायक उसी को बोलते होंगे। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने। तो आपका जो कॉन्क्लेव है इसमें हमने आना स्वीकार किया, वो ठीक है, हम आ सकते हैं, एलिजिबल है। आपने बिल्कुल इसको सही समझा। और जरूरी नहीं किसी एक पर्टिकुलर नेता के लिए जननायक की छवि बनने से वो जननायक है। जननायक हमारा यही मानना है और हमारे यही विचार के पीछे इस कॉन्क्लेव का जो कविता जी का विचार रहा है कि कोई भी वो नायक, कोई भी वो नेता जो जनता के बीच रहता है, चाहे वो किसी पद पर हो या ना हो, लेकिन प्रतिनिधित्व करता है, तो वो जननायक है। आपके राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आपने शुरुआत की और कितने सालों का अभी तक ये सफर आपका हो चुका है? देखिए, राजनीति करने वाला व्यक्ति या राजनीतिक क्षेत्र में जो जिसकी रुचि होती है वो रुचि बचपन से ही होती है। अच्छा। मैं तो जब स्कूल में था तब से मुझे रुचि थी। अच्छा। मैं जब 11th-12th में था तब हम कॉलेज की राजनीति किया करते थे। अच्छा। कॉलेज में आकर के और उसके बाद में छात्र राजनीति हमने शुरुआत की जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जिस कॉलेज में रहा उस कॉलेज में जो मुझे चाहने वाले लोग थे जी। वो इतने थे कि पूरी की पूरी क्लास है, कोई क्लास होती थी उस क्लास में 100 लोग हैं तो 90 लोग भी मेरे फेवर में हुआ करते थे। कौन से कॉलेज? मैं यहाँ जयपुर के अग्रवाल कॉलेज में रहा। अच्छा। और मैं दुर्भाग्य से प्रेसिडेंट का चुनाव 18 वोटों से हारा। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो मुझे हराने में बहुत लोग थे, लेकिन मुझे आज भी याद है कि बहुत सारे जैसे साइंस और कॉमर्स फैकल्टी के जो लोग हुआ करते थे वो मेरे बहुत फेवर में हुआ करते थे। और जब अपनी अपनी रेटें निकालते लोग तो मैंने भी, हमारे संसाधनों की कमी होती थी, हम तो पढ़ने आए थे जयपुर में जी। लेकिन जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे लोगों ने कहा कि मेरे साथियों ने कि भैया आप भी एक रैली कीजिए और उस रैली में आएंगे, आपकी रैली में आएंगे। तो हमने एक रैली का आयोजन किया। उस रैली में कॉलेज खाली हो गया था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो लगभग सारे मेरी रैली में थे। अच्छा। हालांकि चुनाव जीतना हारना एक दूसरे
विषयों पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने इन बच्चों के दिलों पर राज किया है। वो लोगों को बहुत काम कराते थे, छोटे छोटे काम कॉलेज में भी होते हैं। किसी का कुछ छोटा मोटा काम होता है, किसी की फीस जमा करानी भी होती है, किसी का एडमिशन करवाना भी होता है, छोटे छोटे काम होते हैं। तो हमने शुरुआत वहीं से की थी और यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में तैयारी की, लेकिन यूनिवर्सिटी में रहते हुए मुझे याद है 2004 में मैं LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और उस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम का चुनाव लड़ाया। अच्छा। तो उस समय जयपुर में 70 वार्ड हुआ करते थे, उन 70 में से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड का कैंडिडेट था और मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मैं जयपुर की धरती पर आए तो 1999 में था और 4 साल बाद आप, और 5 साल बाद में जब चुनाव हुआ उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, इसलिए मेरा अचीवमेंट बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं 2003 से 2003 4 से पहले 2003 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था और 2004 में मुझे टिकट मिला, क्योंकि मैंने 1 साल में खूब काम किया, खूब जनता के साथ मिलकर काम किया, तो खूब कार्यक्रम भी कराए। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ऐसा था कि ये लड़का अच्छा है, चुनाव लड़ाना। तो किसी व्यक्ति विशेष का खास योगदान रहा आपको उसमें? विधायक का योगदान रहा, मुझे टिकट देने में तो उस समय वसुंधरा जी का योगदान था, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी। हम देखते हैं कि लगभग हर एक पॉलिटिशियन की जो जर्नी है, राजनीति की जो जर्नी है, वो छात्र राजनीति से ही शुरू होती है, मतलब वो वहीं से जन्म लेती है और उसके बाद में जरूरी नहीं कि हर मेन स्ट्रीम राजनीति में आए और सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन क्या अभी आप मेन स्ट्रीम राजनीति का हिस्सा हैं? क्या छात्र राजनीति और जो मेन स्ट्रीम राजनीति है इसमें फर्क है, अंतर है? और अंतर है तो क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वहाँ छात्रों के बीच में काम करना है आपको, छात्रों के हितों की लड़ाई लड़नी है आपको, और छात्रों के लिए ही छात्रों के छोटे छोटे काम होते हैं, वो काम आपको मैंने पहले बताया, वो काम वहाँ आपको रह करके करने हैं। ठीक उसी तरह से उसी प्रकार आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाओगे तो आप जनता के बीच में आ जाओगे और पूरी जनता के लिए काम करोगे। जनता की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है, उन समस्याओं का निवारण करोगे तो जनता आपको पसंद करेगी और जनता आपके साथ होगी, आप जननायक बन जाओगे। जननायक बन जाओगे, बिल्कुल। ये रहा, मतलब जैसा आपने बताया कि जो राजनीति में आना चाहता है बचपन से उसे लगता है कि राजनीति उसके खून में है और उसके इंटरेस्ट में हो जाती है, तो ये फैसला आपका तो जैसे बचपन से ही रहा कि भाई मुझे जाना ही राजनीति में, मुझे करनी ही राजनीति है, तो लगभग हम बचपन से ये समझ रहे हैं। लेकिन एक राजनेता बनने के बाद में जब जनता के बीच में आप जाते हैं तो क्या लगता है एक जननायक होने के नाते किस किस तरह की समस्याएं नॉर्मली एक जननायक को फेस करनी पड़ती है? देखिए, जो भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता होगा, पॉलिटिकल वर्कर होगा, जिसका नाम आपने जननायक दिया, पॉलिटिकल वर्कर को बहुत सारे काम करने होते हैं। मैं कई बार बैठता हूँ अधिकारियों के साथ, तो मैं कहता हूँ कि आप अधिकारी 5-4 साल मेहनत करके बन गए और एक आपने मुकाम हासिल कर लिया, उससे आगे बढ़ना हो। लेकिन नेता या जननायक की भूमिका की बात आप कर रहे हो, जो पॉलिटिकल वर्कर है वो काम करता है। पॉलिटिकल वर्कर बेचारा 5 साल तक मेहनत करेगा, उसके बाद में उसकी पार्टी उसको कंसिडर करेगी या नहीं करेगी, कोई गारंटी, टिकट देगी तो चुनाव लड़ोगे। अगर पार्टी सापेक्ष आप काम कर रहे हो तो आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जनता में काम करते 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 वर्षों बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हो कई बार वो मुकाम नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या ही है। अच्छा। और जनता के बीच जाओगे, कोई भी व्यक्ति आपको काम बताएगा, सरकार का काम बताएगा, प्रशासन का काम बताएगा, अपनी समस्या बताएगा, उस समस्या को आप निदान कर दोगे तो उसको लगेगा कि मेरी समस्या का निदान हुआ, वो थैंक यू बोलेगा। वो बोले या नहीं बोले वो गारंटी भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस समस्या का निदान नहीं करोगे तो मन में पीड़ा रहेगी कि यार उसका काम नहीं कर पाया। उसके साथ साथ दूसरा अगला आदमी कहेगा मेरा काम नहीं हुआ, चाहे उस काम के लिए जो पॉलिटिकल वर्कर है वो चाहे कितनी मेहनत कर रहा होगा, वो अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन चूंकि रिजल्ट नहीं आ पाया,
इसलिए वो नाराज ही रहेगा कि मेरा काम तो नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने जिक्र किया कि कोई कार्यकर्ता 20-20 साल से लगा हुआ है लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला, और ये एक समस्या भी है जैसे आपने अभी भी बताया। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि पार्टी की, किसी भी पार्टी की गाइडलाइन होनी चाहिए इस बारे में कि यार 10 साल 12 साल या 5 साल एक कार्यकर्ता के रूप में वो लगे हुए हैं, एक कैंडिडेट प्रोजेक्टेड कैंडिडेट के रूप में लगे हुए हैं, तो उनका रिजल्ट एटलीस्ट इतने सालों में तो मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो क्लियरली बता देना चाहिए कि जी आपको 8 में नहीं मिला तो आपको 10 में भी नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ प्रावधान रखना चाहिए। देखो, राजनीति में ऐसे प्रावधान नहीं होते हैं और हो भी नहीं सकते जी। क्योंकि कोई एक विधानसभा से कोई व्यक्ति तैयारी करता है, हाँ लेकिन उसके साथ साथ 5 लोग और भी तैयारी कर रहे हैं जी। तो उसमें कंपटीशन है। अच्छा, उस कंपटीशन में किसी एक को सफलता मिलनी है तो 4 को तो डाउन ही रहना है। हाँ जी। अब वो हो सकता है बनने के बाद जो कुछ उसकी कमियां रहेगी, आप लगातार चले चल रहे हो। राजनीति में निरंतरता आवश्यक है, निरंतरता और नियमितता। आप निरंतर चल रहे हो, 20 सालों से चल रहे हो तो 20 साल के बाद सफलता मिलेगी। राजनीति में और कुछ पार्टियों में, मैं मेरी पार्टी की बात करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का करता हूं, और मेरी पार्टी में देर है अधेर नहीं, मौका जरूर मिलता है। अगर आप काम करते रहोगे तो काम आपको धरातल पे करना पड़ेगा। धरातल पे अगर आप है तो आपको कहीं न कहीं कभी न कभी मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। कंसिस्टेंसी इज द की, जैसा आपने कहा। और दूसरा कि जननायक बने रहने की जो राह है वो आसान राह नहीं है, वो कांटों से भरी राह है, और आपको उस पर चलना भी है और निरंतर भी चलते रहना है। और कब आपको रिजल्ट आएगा ये आपको नहीं पता, फिर आपको फूलों भरी राह मिलेगी। ऐसा हम एक जननायक की परिभाषा अगर तय करें तो शायद ये परिभाषा तय हो सकती है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये मैंने अनुभव किया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप जो बहुत से काम आपने किए हैं, बहुत सारी चीजें आपके अभी तक कार्यकाल में आपने रही है, बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है, काम करवाए हैं विभिन्न पदों पर रहते हुए। आगे के क्या आपकी प्लानिंग है भविष्य में? आप किस तरह की चीजें देखते हैं और क्या आपकी प्लानिंग के तहत पार्टी लाइन के साथ में और इंडिविजुअल रूप में आप अपनी प्लानिंग को करते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मैं 2003 से भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। 2003 में मैं मंडल का महामंत्री बना था जी। उसी से मेरी शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद में लगातार मैं प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैंने काम किया, लंबे टाइम तक काम किया। 2004 में मैंने आपको बताया कि मैंने इलेक्शन लड़ा। 2008 से लगातार एक छोटवाड़ा विधानसभा है जयपुर जी, उस विधानसभा में तैयारी कर रहा हूँ। और सचिन जी आपको बता दूं, 2008, 13, 18 और मैं 23 को मानता हूं, मैं लगातार 1-2 में रहा हूं। 2008 में मुझे पता है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं जी, कि मेरा लास्ट 2 घंटे में टिकट कटा था। अच्छा। तो मैं सोचता हूं कि यार 2008 में मैं एमएलए बन जाता तो आज मैं कहां होता। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है भाग्य को मंजूर नहीं होगा, इसलिए राजनीति में भाग्य भी बहुत चलता है। इसलिए लगातार चल रहे हैं। मैंने 2008 के बाद 13 में भी अपने आप को बरकरार रखा, मैंने 2018 में भी मैंने अपने आप को बरकरार रखा, और मैं 23 में रखा। लेकिन मेरे भाग्य ने सहयोग नहीं किया और मैं लगातार न हारा न थका। मेरा टिकट कटा, मैं सोचा अगली बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे चेहरे पे कभी सिक्कत नहीं आई। तो आपको निरंतर चलना पड़ेगा। कैसे मतलब बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो, आपको टिकट मिलेगा, बहुत तैयारी आपने की, आपके साथ लाखों की भीड़ भी है, फौज भी है आपकी जो चाहती है आपको टिकट मिले, उन सबको भी आपको संभालना है, आपको पार्टी को भी संभालना है, अपने सीनियर नेताओं के साथ में भी आपको रहना है। 8 में टिकट नहीं मिल रहा, 13 में चांस नहीं लगा, फिर चांस नहीं लगा, 23 में आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। आम आदमी जो है वो तो कितना डीमोटिवेट हो गया कि भाई 15-20 साल से लगे हुए हैं,
आप अपने आप को ऐसा होने के बावजूद कैसे मोटिवेट रखते हो, ये हमें बताइए, ताकि हम लोग भी सीख सकें कि मोटिवेशन बरकरार रखने की भी एक की होती है। सचिन जी, मोटिवेशन लेना है ना आपको जी तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से लीजिए। जी 20-25 साल से 30 साल से वो काम कर रहे थे पार्टी में, लगातार काम कर रहे थे। जी और भगवान ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया, जी तो उन्होंने काम किया लगातार, कभी अनेक्टिव नहीं रहे कभी भी। वो लगातार चले व्यक्ति फिर रास्ते पे चलते रहे, पार्टी का काम करते रहे, जनता का काम करते रहे, हमेशा सक्रिय रहे। मैं वर्षों से जानता हूं उनको, और उनसे हम भी मोटिवेट होते हैं। और अब तो ये सामने आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ये तो भाई अभी सीएम बने हैं भजनलाल जी तो, लेकिन मोटिवेशन तो आपका तो 2008 से चल रहा है। मेरा 8 से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं हर साल, देखो एक्चुअल में पार्टी में कभी पदाधिकारी बने नहीं बने, जी दायित्व तो मिले नहीं मिले, लेकिन आप अगर धरातल पर एक्टिव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको जनता भी देखती है, उसको पार्टी भी देखती है। जी पार्टी कंसिडर करती है, लेकिन पार्टी 2-3 लोग है उसमें से कंसिडर एक को कर पाएगी, ठीक है ना। तो मैं 8 में मेरा टिकट घटा, तो मैं 8 से लेकर 13 तक लगा रहा लगातार। जी उसके बाद में अगर 13 में भी मेरा लास्ट मोमेंट पर मुझे पता लगा कि गड़बड़ हो गया, तो 18 की आस लेकर के काम किया। जी सचिन जी, आपको जानकारी है कि नहीं है? आपके कविता जी को जानकारी इस बात की है। मैं 2012 से साल में एक कार्यक्रम तो सामाजिक कराता हूँ, और भी करता हूँ। ये बड़ा कार्यक्रम मेरा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है, एक महाराणा प्रताप जयंती 36 को हमको साथ लेकर के, और महाराणा प्रताप जयंती का हर साल कार्यक्रम करता हूँ। इसमें हजारों लोग आते हैं। अच्छा, 1000 से कभी कम नहीं आए, 2500, 2000, 10,000 तक, 12,000 तक की संख्या मेरे कार्यक्रमों में रही। अच्छा, इस जयपुर की धरती पर जी हजारों लोग इकट्ठा करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए, किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। है। लेकिन हमने वो करके दिखाया। हर साल मैं करता हूँ, एक साल कर सकता है, दूसरे साल, मैं हर साल कर रहा हूँ। तो उससे क्या है कि मेरा जुड़ाव है। जब कार्यक्रम करता हूँ तो मैं 1 महीने तक जगह जगह छोटी मीटिंग लेता रहता हूँ। इससे क्या है कि मेरा धरातल से जुड़ाव रहता है। बिल्कुल। तो धरातल का जुड़ाव है, वो कहीं न कहीं पार्टी देखती है, कहीं न कहीं जनता देखती है। तो एक कोई ना कोई माध्यम बनाता है। उसके अलावा मैं कई कार्यक्रम कर लेता हूँ। फटाफट कार्यक्रम हमने, क्योंकि धरातल पे हम हैं, इसलिए हम काम करते हैं, और धरातल पे रहता है उसको मोटिवेट करता है। आपने बिल्कुल सही बात कही, और मैं अब कुछ समझ पा रहा हूँ कि अपने आप को एक राजनेता का सामाजिक होना भी बहुत जरूरी होता है। और सामाजिक कार्यक्रम के जरिए मेरा मानना है कि राजनेता बाद में कहलाएगा, पहले एक सामाजिक नेता वो कहलाएगा। और समाज में अपने आप को जोड़े रखने के लिए वो कुछ ना कुछ कार्यक्रमों में अगर जुड़ा रहेगा, तो उसका रिजल्ट पार्टी देखकर कभी ना कभी देने ही वाली है। बाकी उनका पूरा ख्याल रखने के लिए उनका समाज है और एक सामाजिक कार्यक्रम है उनका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा ये आपसे ये होगा कि आज जो राजनीति आप देख रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी चल रही है, जो भी चल रही है उसके बारे में अच्छी बुरी हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी मौका मिले तो राजनीति में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? किस तरह के बदलाव राजनीति में आवश्यक है आज की तारीख में आपके हिसाब से? देखिए, राजनीति में तो बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जब से इस देश में 2014 से मोदी जी की सरकार बनी है, जी, तब से बदलाव आ रहे हैं। जी, पहले बहुत सारी सरकारें रही है, उन सरकारों की भूमिकाएं कुछ अलग थी, और अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब से उन्होंने नवाचार करना शुरू किया। हर क्षेत्र में वो नए प्रयोग कर रहे हैं, जी, और देश को आगे बढ़ाने में उनका जितना योगदान अब साबित दिख रहा है हमें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बदलाव आगे भी होते रहेंगे, और अभी भी बदलाव चल रहे हैं। आपका कोई विशेष इसके ऊपर इनपुट आप देना चाहेंगे कि अगर मैं
मुझे मौका मिले कभी राजनीति में कोई बदलाव करने का तो मैं ये बदलाव करना चाहूँगा, ऐसा कोई इनपुट आप देना चाहेंगे? देश की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का पूर्णतः निदान होना वो महत्वपूर्ण है, तो मैं उस पर जोर दूंगा 100%। क्या आपको लगता है कि एक जननायक जो है अकेला अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं का निदान कर सकता है? देखिए, समस्याएं बहुत होती है और वास्तव में ही, क्योंकि कोई जननायक अगर जननायक की बात कर रहे हो, जनता में रहने वाले की बात कर रहे हो, तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत सारी समस्याएं सोल्व कर सकता है। लेकिन क्योंकि जनता की समस्याएं बहुत होती है, उसके लिए अगर जनप्रतिनिधि बनेगा तो वो समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करेगा। और उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पॉजिटिव पार्टी हो, पॉजिटिव सरकार हो। अब सरकार ही कोई नेगेटिव चल रही है तो वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता जी, लेकिन काफी कुछ कर सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आज के जमाने में जो हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा, और खुद हमारी केंद्र सरकार भी जो है डिजिटल इंडिया के बारे में बात करती है और डिजिटली हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। डिजिटल और ग्राउंड लेवल, राजनीति में ग्राउंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं एक जननायक के रूप में। तो इन दोनों का सामंजस्य बिठाना आज की तारीख में एक जननायक के लिए कितना जरूरी हो गया है? बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है जी। आज आप और हम बैठे हैं तो इसी बेस पर यहाँ बैठे हैं जी। और सोशल मीडिया हमारा मजबूत होना जरूरी है ताकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक जनप्रतिनिधि या जननायक कोई भी काम करेगा तो वो जनता तक कैसे पहुंचे, जनता तक पहुंचाने का सबसे आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया से काम नहीं चलने वाला, उसके लिए धरातल जरूरी है। अगर धरातल से आप उठ गए तो सिर्फ सोशल मीडिया पे रहे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। कम से कम पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को किसी पार्टी ने टिकट दे दिया और वो धरातल पे है ही नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है, चुनाव नहीं जीत सकता। सोशल मीडिया पे वोट भी नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पे वोट नहीं मिलता। आप धरातल पे रहोगे, जनता के साथ आपका दिल्ली जुड़ा होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया कि जब मैंने महसूस किया था कि मैं कॉलेज में था तब मैं जनता के दिलों पर राज करता था, है ना, वास्तविकता है। वहाँ के बच्चे मुझे पसंद करते थे, मुझे चाहते थे, मैंने उनसे अनुभव किया था। तो ऐसी परिस्थितियों में आपका अगर जुड़ाव नीचे तक है, जनता तक है, तो आप सफलता प्राप्त करोगे। और कम से कम राजनीति में तो सोशल मीडिया और जनता के साथ पकड़, नीचे धरातल पे आपका काम दोनों 100% में अगर प्रतिशत में बांटना चाहें अपन कि इतने प्रतिशत जनता के जुड़ाव के साथ जरूरी और इतने प्रतिशत सोशल मीडिया जरूरी है, ये तो दोनों बराबर है। 50-50 मान लो। हाँ, 50-50 मान लो, लेकिन जनता से जुड़ाव ज्यादा होना जरूरी है। जनता से जुड़ा हुआ। आप शहर की बात करते हो आप, तो शहर में हो सकता है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिल सकता है, प्रॉपर मिल सकता है, रिजल्ट भी अच्छा, आपका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। सुदूर गांव में चले जाओ, आप ढाणियों में चले जाओ, कहाँ कई जगह, बहुत जगह ऐसी जगह नेट ही नहीं है, काम नहीं करता है। बहुत जगह जो आप अपनी बात जो पहुंचना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो बात नहीं पहुंच पाती है, लोग समझते नहीं है। तो वहाँ अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो आप मात खा जाओ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अब मैं बात करूंगा आपके पसंदीदा राजनेता के बारे में कि आपके पसंदीदा राजनेता कौन है और क्यों है, क्या है उसके पीछे, कौन और क्यों? मेरा पसंदीदा राजनेता मेरा ही नहीं है, हम सबका पसंदीदा नेता आज की डेट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। और इसलिए कि उन्होंने देश की सोची, देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम उन्होंने किया उतना किसी दूसरे ने नहीं। अच्छा। देश की तरक्की हो, देश का नाम हो, विश्व पटल पर भारत अग्रणी भूमिका में आज जो है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को मैं भी पसंद करता हूं और जनता पसंद करती है। बात करें अगर हम कुछ बुनियादी मसलों के बारे में जो बहुत जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है या रोजगार की अगर अपन बात करें,
तो आज भी इन मुद्दों पर या इन फील्ड में हमें काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम 100% शिक्षा पर चल रहे हैं, ये 100% चिकित्सा पर चल रहे हैं, 100% रोजगार पर भी हम नहीं चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या चीजें हैं जो इन चीजों के अंदर और इम्प्रोवाइज कर सकती है? इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि हम ये बुनियादी जो जरूरत है कब तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, चिकित्सा, शिक्षा, ये मूलभूत चीजें हैं जी, रोजगार की। जी, तो ये मूलभूत चीजें हैं, वो काफी हद तक ठीक हुई है। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी हमारा देश आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमजोरियां तो अभी भी है जी, और उसको ठीक करने की, नो डाउट आप सही बोल रहे हो, उनको ठीक करने की भी आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में, मैं तो युवा हूँ, आपने मुझे युवा बनाया, हालांकि मैं युवा की बात तो दूसरी बताऊंगा आपको, लेकिन जब से हम काम कर रहे हैं तब से चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, मैं जब छोटा था तब शिक्षा का स्तर वास्तव में कम था। मैं तो खुद 6ठी क्लास से इंग्लिश सीखना हमने शुरू किया था। अच्छा, हाँ, तो हमारा बेस, इंग्लिश का बेस हमारा कमजोर रह गया। हिंदी मीडियम में थे, गांव में पढ़ते थे, तो गांव की शिक्षा हम देखते थे कि वास्तव में कमजोर थी। लेकिन आज की डेट में काफी सुधार हुए हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुए हैं, क्योंकि आज अगर इस वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में राजस्थान में और केंद्र में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज बड़े जगह जगह हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस खुल रही है, छोटे छोटे गाँव में भी बीएससी, सीएससी ये सारे खुल रहे हैं, जहाँ नहीं थी वहाँ खुल रहे हैं। तो चिकित्सा का विस्तार हो रहा है, लेकिन आगे भी विस्तार होने की मुझे लगता है गुंजाइश है। और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो गांव गांव ढाणी ढाणी में स्कूलें खुल गई, सरकारी स्कूलें भी खुल गई, आजकल प्राइवेटीकरण भी खूब हुआ है। लेकिन पहले मैं मूलतः नागौर का रहने वाला हूँ, जो आजकल भीलवाड़ा मेरा जिला हो गया। तो वहां से लोग कहते हैं कहाँ जाओ पढ़ने के लिए, शेखावाटी में जाओ, झुंझुनू जाओ, नवलगढ़ जाओ, सीकर जाओ, अलग अलग क्षेत्र में जाने की बात करते थे। शेखावाटी वहाँ थोड़ा उच्च गुणवत्ता के हिसाब से शिक्षा बेहतरपूर्ण है। मैं तो खुद 10th के बाद में नवलगढ़ में पढ़ाई हुई और इसीलिए गया था कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। तो आज की डेट में ये नहीं है कि यहाँ पढ़ाई कमजोर हो रही है। आज भीलवाड़ा में भी अच्छी है, तो रोसल में भी अच्छी है, छोटे छोटे कस्बों में पढ़ाई का स्तर सुधरा है। इसलिए पढ़ाई का आपका जो चिकित्सा की और शिक्षा की बात करें, वहाँ मूलभूत रूप से आगे बढ़े हैं, कम पीछे नहीं है। और रोजगार है तो रोजगार में भी देखो अलग अलग जो सरकारें आती है उन पर डिपेंड करता है। पिछली सरकार की स्थितियां अलग थी, आज की स्थितियां अलग है। आज की डेट में प्रदेश की बात करते हैं तो बचनलाल जी काम इस रोजगार पे कर रहे हैं। अभी राजस्थान राजस्थान किया, उसमें लाखों करोड़ के निवेश आए। अगर राजस्थान में निवेश आएगा तो 100% नौकरियां मिलेगी लोग बच्चों को, यहाँ के लोग बच्चों को मिलेगी नौकरी। तो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ रोजगार पर फोकस है इस सरकार का। एक थोड़ा सा हटके सवाल है, एक जननायक की दृष्टि से मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शायद आम जनता में भी इस बात का डिस्कशन होने लगा है, चर्चा होने लगी है कि एक जननायक की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं हमारे राज्य को, जहां पर हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। क्या कंसिस्टेंसी हमारे विकास को रोक रही है? मतलब कंसिस्टेंसी ना हो पाना हमारे राज्य के विकास को रोक रही है। सरकार चाहे किसी की भी हो, हम किसी ये नहीं कहते कि इनकी होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए। क्या आपको एक जननायक की दृष्टि से आपको क्या लगता है, क्या ये जो सरकार की कंसिस्टेंसी नहीं होना हमारे राजस्थान के विकास को रोकती है? बिल्कुल ऐसा सही है। एक तो सरकार रिपीट होगी तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चलते चलते प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे। अगर बदलाव हो गया तो उनकी योजनाओं को ही नई सरकार आएगी रोक देती है, तो उसमें बाधा आती है। फिर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है, देखो अगर तटस्थता के साथ बात की जाए तो
सरकार में जो जीता हुआ विधायक है वो अपने विधानसभा में ज्यादा काम करवा पाता है, जो विपक्षी लोग हैं उनके विधानसभाओं में काम कम हो पाते हैं, तो विकास तो रुकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सरकारें ऐसी होती है जो काम करती है, कुछ सरकारें होती है वो दुर्भावना के साथ काम करती है। तो आप जानते हो पिछले वाली सरकारों में इसी प्रकार की स्थितियां रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में लंबे टाइम तक सरकारें तो चल रही है, वो चलती रहेगी। 2014 से अभी 2025 तक केंद्र की सरकार एक साथ चल रही है, मोदी की सरकार चल रही है। लेकिन मेरा एक मानना वो है कि जिस पार्टी की सरकार चल रही है उस पार्टी के नेता या उस सरकार के मुखियों का कम से कम उनकी मनस्थिति है वो भी विकास में ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर विकास में नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी से पहले भी तो 10 साल तक एक ही पार्टी की सरकार थी, एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री थे। कितना विकास हुआ, क्या हुआ, कितने घोटाले हुए आपको पता सब। लेकिन जब से मोदी जी 2014 से आए और तीसरी बार उन्होंने जब सरकार बनाई अपनी, उन्होंने विकास के साथ सरकार बनाई, उन्होंने विकास किया पूरे देश में, विश्व में देश का डंका बजाया। उस आधार पर ये सरकार आई वापस रिपीट हुई 14 से 19 में भी आई और 24 में भी आई। तो उन्होंने विकास किया। अगर कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती तो इस विकास की जो गंगा बह रही है उसकी तारतम्यता बिगड़ जाती। इसलिए क्योंकि मोदी जी पॉजिटिव व्यक्ति है और वो देश के सापेक्ष काम कर रहे हैं, खुद की जेबें नहीं भर रहे हैं। वो कहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है इन पार्टियों की सरकारों के साथ, तो वहां गड़बड़ होती है। बल्कि आज की डेट में आप विकास देख रहे हो, उसमें कोई संदेह नहीं। हम राज्य से केंद्र पर चले गए, हालांकि मेरा मेन मुद्दा राज्य को लेकर था। मैं राज्य की बात भी करता हूं, तो मेरी बात इतना ही है कि जनता के प्रति सापेक्ष दृष्टि से काम करने वाली पार्टी होनी चाहिए, तो वो आएगी और लंबी चलेगी तो प्रदेश का विकास अवरुद्ध नहीं होगा, विकास होगा। एक सवाल और है मेरा, एक जननायक होने के नाते आपको ब्यूरोक्रेसी के साथ में भी बहुत मतलब लोगों के काम करवाने के लिए आपको अधिकारियों के साथ में लगे रहना पड़ता है। चीजें उनके हाथ में होती है, काम करना उनके हाथ में होता है, लेकिन जननायक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता का काम भी करवाया जाए। तो ब्यूरोक्रेसी और जननायक का जो सामंजस्य है, जो कोलैबोरेशन कहे या इसको कोलैबोरेशन का अपोजिट कहें, वो कितना स्मूथ है हमारे देश में? क्या बहुत बार जननायक ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में पीछे हो जाता है या ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में भी काम नहीं हो पाते हैं? ऐसा कुछ लगता है? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बात सही है आपकी, क्योंकि काम करने वाले जो साइन अथॉरिटी है वो तो जी ब्यूरोक्रेसी होती है, और जनता की समस्याएं हैं वो जो दिखती है वो जनप्रतिनिधि को दिखती है, जननायक को दिखती है। कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो और उसकी मनस्थिति पॉजिटिव है और वो अपने क्षेत्र में या जनता में कुछ कमियां देखता है जो जनता के काम है, किसी का निजी नहीं, सार्वजनिक जो काम है वो उसको नजर आया, चाहे पानी से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे नाली से संबंधित हो, चाहे रोड लाइट से संबंधित हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बात जो अपनी बात रखेगा तो वो अधिकारी के पास रखेगा जी। और पॉजिटिव अधिकारी होगा तो उस बात को मानेगा और देखेगा कि यहाँ वास्तव में गड़बड़ है, उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन कई बार जबरदस्ती ही वो ऐसे लोग भी होते हैं जो अधिकारी को जाकर के छेड़ते हैं कि ये काम नहीं, ये काम नहीं, हो सकता है वो काम करने की आवश्यकता ही नहीं हो। तो अधिकारी से सामंजस्य जरूरी है और अधिकारियों से सामंजस्य जनप्रतिनिधि रखता ही है वैसे। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई जनप्रतिनिधि भी ऐसे होते हैं, तो कई ब्यूरोक्रेट भी ऐसे होते हैं तो नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी चलाने का प्रयास करते हैं। तो मर्जी चलाने का जहां प्रयास करते हैं तो कई बार जो विकास है अवरुद्ध हो जाता है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी भी राजनीति से प्रेरित हो जाती है? कई बार राजनीति से प्रेरित तो होती है, करना ही पड़ता है उनको काम। तो अगर जनप्रतिनिधि है, कोई ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है तो वो जबरदस्ती काम करवाएगा, भाई काम करना पड़ेगा, आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है काम करना, तो वो भी उस काम को करता ही है। कई बार पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स जो है
रिटायर होने के बाद में राजनीति को ही अपना करियर चुन रहे हैं? वो जब एक्चुअल में बहुत सारे पॉजिटिव मतलब लोग क्या- होते हैं, क्या- बहुत क्या- सारे पॉजिटिव लोग होते हैं और वो राजनीति में आते हैं तो राजनीति में खूब काम करते हैं। तो क्या उन्हें भी हम जननायक कहें कि नहीं कहें? क्योंकि जनता उन्होंने के- उन्होंने पूरी अगर जिंदगी अगर 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 उन्होंने हम्म, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे होते हैं, आईएएस ऐसे होते हैं, आईपीएस ऐसे होते हैं हम्म, जो जनता के प्रति समर्पित होते हैं। बिल्कुल। और अगर वो जो ब्यूरोक्रेट है वो अगर आकर के राजनीति करता है तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जननायक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीवन भर उसने 60 साल तक उसने उल्टे काम किए हैं और उसके बाद में वो राजनीति करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि वो सफल भी हो पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी के टाइम पे भी अगर जनता के दिल में जगह बना के रखता है, मुझे लगता है कि वो जननायक बनने के लायक है। आपने एकदम सही कही होगा। आगे बढ़ते हैं कि आपका राजनीतिक जीवन जो है लगभग 2004 से आपने बताया शुरू हुआ। 2004 से ही मानते हैं जब आप पहली बार चुनाव लड़े। आज लगभग 21 साल हो चुके हैं आपके राजनीतिक जीवन को। कोई ऐसा क्षण आपके राजनीतिक जीवन में, कोई संस्मरण आप शेयर करना चाहेंगे जब आपको लगा हो कि ये मेरे लिए सबसे सुखद पल था, ये मेरे लिए सबसे खुशी वाला पल है आपके राजनीतिक जीवन का? कोई भी ऐसा क्षण? राजनीतिक जीवन में देखो खुशी के पल भी आते हैं, गम के पल भी आते हैं। जी, पहले खुशी का बता खुशी- दीजिए, गम का बाद में मैं सुन लेंगे। मैं खुशी की बात करूंगा। आपने खुशी पूछी है तो मैं खुशी की बात करूंगा। हाँ, देखिए, जब भी हमें महसूस हुआ कि जो सरकार काम कर रही है ठीक काम नहीं कर रही है, जब चुनाव आए, हमारी सरकार आई तो हमें बहुत अच्छा लगा। जी, जैसे 2014 में हम्म, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय इतनी आत्मिक संतुष्टि हुई, हम्म, मजा आ गया। हम्म, ये बहुत बड़ा खुशी का पल था उस समय हमारी सरकार बनी केंद्र में बहुत वर्षों बाद में, तो अच्छा लगा और वास्तव में उसका फल भी मिला। हम्म, इसी प्रकार जब राम मंदिर निर्माण हुआ और उसकी नींव का जब काम शुरू हुआ, जी, उस दिन एक आत्मिक संतुष्टि हुई कि इतने सालों की प्रतीक्षा जब हमारे सामने राजनीतिक जीवन में भी हम काम करते थे, हम्म, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, वो जब हुआ तो उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे बहुत सारे पल आए खुशी के। कश्मीर में जब हिंदुस्तान की संसद में धारा 370 हटी, उस दिन बहुत खुशी हुई। तो ऐसे बहुत सारे पल, महत्वपूर्ण पल भी आए हमारे। बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जननायक आप हैं, आप अपनी अगली मंजिल क्या मानते हैं? क्या लगता है आपको कि बहुत जल्द आपको इस मंजिल को छू लेना है? कौन सा पद आप ड्रीम करते हैं, देखते हैं? आप एमएलए की टिकट की तो हमेशा से कोशिश कर रहे हैं, क्या अभी भी वो प्रयास आपका जारी है, निरंतर जारी है? भगवान श्री राम जो कुछ बना वो ही पूरा हो जाए। अच्छा, चलिए प्रेम सिंह जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और जाते जाते फोकस इंडिया की इस पहल पर, इस नवाचार पर आपके क्या विचार हैं वो हमसे साझा करेंगे और इस बातचीत का अंत करेंगे। सचिन जी, मैं फोकस भारत से एक लंबे अरसे से जुड़ा हूँ जी, इनके एकता जी को मैं धन्यवाद, कविता जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कविता जी ने वास्तव में एक नया नवाचार ये किया है। यही नहीं, ये ऐसे हम मेरे जैसे लोगों को चूज करती है जो धरातल पे काम करते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना कुछ मुकाम हासिल किया है। ऐसे लोगों को पूरे प्रदेश भर से यहाँ बुला करके और सम्मानित करती है। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, युवाओं को बुलाती है, महिलाओं को बुलाती है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम ये करती है, मैं इनको हमेशा एप्रिशिएट करता हूँ कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और उनमें से क्योंकि ये बात ही मोटिवेट करती है और उनमें से जब कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है तो कितनी खुशी होती है। इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने तय कर दिया कि भाई ये इस विधानसभा के भावी विधायक है और जब व्यक्ति बन जाता है तो बहुत बड़ी बात है। आज भी हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने मौका दिया और जननायक बनाया, तो जननायक की न तो आप लोगों को बनाने से कोई बनता है, न कोई हम अपने आप को कहें तब बनता है।
जननायक तब बनता है जब आप जनता के बीच में रहोगे, जनता आपकी बात सुनेगी, आप जनता की बात सुनोगे। जी। मैं मेरे घर में बैठा बैठा रहूंगा और जननायक बनना चाहूंगा तो जननायक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की बात भी आप कर रहे थे, तो आपका प्लेटफॉर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, और आपने प्रमुख लोगों को बुला करके आपने सम्मान दिया, और आपने इससे क्या है कि एक मन में भी आती है कि नहीं 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 देखो, कविता जी ने बुला करके हमें जननायक बना दिया था, अब जननायक बनना ही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो मानता हूँ कि कांग्रेस भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कांग्रेस भारत आगे भी बहुत काम करे, आगे बढ़े, फले फूले। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।